नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दो एपिक नंबर को लेकर बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किलें। निर्वाचन अधिकारी ने मांगा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए एपिक की मूल प्रति सहित विवरण मांगा। भाजपा ने किया जोरदार हमला, पूछा तेजस्वी के पास कैसे हैं दो एपिक नंबर। उत्तर प्रदेश के गोंडा हादसे में 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि। तो योगी सरकार ने की 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तीसरे दिन भी जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर, 1 जवान भी हुआ घायल। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 383 से अधिक सड़कें बंद। तो उत्तराखंड में भी कई जगह भूस्खलन। यूपी में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। तो सीएम योगी ने किया मंत्रियों की टीम 11 का गठन। और भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेला जा रहा 5वां टेस्ट रोमांचक मोड़ पर। जीत के लिए भारत को 6 विकेट की दरकार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर, पहली खबर बिहार से, जहां निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए थे। लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई आपत्तियां नहीं मिली हैं, जबकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए 941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 4374 नए मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए फॉर्म 6 दाखिल किए हैं, जिस संबंध में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 7 दिनों के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहला चरण खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। तो इस सूची के सामने आने के बाद कई लोगों ने अपना नाम कटने या फिर उसमें हेरफेर होने की बात कही। इनमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम खोजा, लेकिन वह मिला ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए उनके इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग से लेकर पूरी राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अब एपिक कार्ड पर तेजस्वी यादव से निर्वाचन अधिकारी ने जवाब मांगा है। आयोग ने तेजस्वी यादव की तरफ से दिखाई गई एपिक की मूल प्रति सहित विवरण मांगा है। निर्वाचन अधिकारी ने आगे की जांच के लिए तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एपिक नंबर और वोटर लिस्ट से नाम कटने के दावे पर करारा प्रहार किया। संबित पात्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव झूठे दावे कर रहे हैं। उनका नाम इलेक्टोरल रोल से नहीं काटा गया, इसकी पुष्टि चुनाव आयोग और पटना के जिलाधिकारी ने की है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। और संबित पात्रा ने पूछा कि तेजस्वी के पास आखिर 2 एपिक नंबर कैसे आ गए। तेजस्वी यादव ने 2 मतदाता पहचान पत्र रखकर अपराध किया है।
क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है। और चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई थी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनावी मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। और चुनाव आयोग ने एसआईआर पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान को भी भ्रामक और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जहां साधारण निवासी है वहीं वोटर के रूप में पंजीकृत हो सकता है। आरपी अधिनियम 1950 की धारा 19 और 20 के अनुसार मतदान अधिकार निवास पर आधारित है, न कि मूल राज्य पर। साथ ही आयोग ने कहा कि 6.5 लाख वोटरों के आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि एसआईआर तमिलनाडु में अभी शुरू भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी गलत सूचनाएं फैलाकर एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने नेताओं से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं में इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। खबर कर्नाटक से और चुनाव से जुड़ी हुई और वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई। महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एच नागेश के दावे को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने खारिज कर दिया है। नागेश ने 31 जुलाई को आयोग को पत्र भेजकर अप्रैल 2023 में कथित फर्जी प्रविष्टियों की शिकायत करने का दावा किया था, लेकिन दस्तावेज की प्रति खो जाने की बात भी कही। तो चुनाव कार्यालय ने 2 अगस्त को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही बताया कि वैधानिक मतदाता सूची सभी उम्मीदवारों को चुनाव के समय उपलब्ध कराई गई थी। नागेश ने इस संबंध में ना तो कोई याचिका दायर की है, ना ही किसी प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति जताई है। और अब आज की कुछ और बड़ी खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के दौरे पर हैं। रेल मंत्री ने नवागांव में एपीपीएल कंटेनर यार्ड का दौरा किया। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गुजरात के दौरे पर, उनका वहां पर कई कार्यक्रम। एक रेल मंत्री के तौर पर उसी सिलसिले में गुजरात के नवागांव में एपीपीएल कंटेनर यार्ड का दौरा किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेल मंत्री इस कंटेनर यार्ड का जायजा लेते हुए, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए और इस कंटेनर यार्ड के कामकाज का जायजा लेते हुए। और अपने गुजरात दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भावनगर में विकसित भारत संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। तो अपने संबोधन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने निवेश आधारित विकास पर जोर दिया, जिसका हमें लाभ हुआ है। मोदी जी ने कहा कि आज जो मेरे देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उस लिमिटेड कैपिटल को मैं देश की बुनियाद को मजबूत करने में लगाऊंगा। देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, देश की नींव को मजबूत कराना, कई वर्षों तक देश की नींव मजबूत रहे और ग्रोथ होती रहे,
वैसा काम करना है। इसीलिए उन्होंने 2020 में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, वो संकल्प हम सबके सामने रखा। जो भारत के बजट में करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, इन सब में मिला के, उसको उन्होंने 4.5 लाख करोड़ किया पहले, फिर 5.5 लाख करोड़ किया, फिर 7 लाख करोड़ किया, और अब 11,11,11,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। अगली खबर, भारत का सेमीकंडक्टर चिप बाजार तेजी से बढ़ रहा है और साल 2030 तक इसके 100 से लेकर 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसके लिए शुरू किए गए 76,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से न सिर्फ चिप डिजाइन, चिप निर्माण, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में 2023 से 2025 के बीच आईएसएम के तहत 6 बड़ी सेमीकंडक्टर इकाइयों को अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पहल से इस क्षेत्र में किए जा रहे बड़े निवेश और सेमिकॉन इंडिया 2025 जैसे आयोजनों से भारत सेमीकंडक्टर के वैश्विक हब के रूप में उभरने की दिशा में बढ़ रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में 18 देशों के 300 से भी अधिक एग्जीबिटर्स के जरिए भारत ने भरोसेमंद चिप पार्टनर के रूप में उभरने का संकेत भी दे दिया है। भारत के इन प्रयासों का ही नतीजा रहा कि चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग में भारतीय तकनीक और एआई का प्रयोग किया। वैसे तो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का बाजार रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह कार्य अभी कुछ देशों तक ही सीमित है। लेकिन भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बने, इसके लिए मेक इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की मदद से उद्योग को सपोर्ट देने का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक भारत के प्रमुख हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप बाजार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर निर्माण और सप्लाई चेन के 3 पिलर, चिप निर्माण के लिए इक्विपमेंट, मटेरियल यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले रसायन, मिनरल और गैस, और सर्विसेज मतलब कि रिसर्च और डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, एआई के क्षेत्र की प्रतिभा आदि में भारत के प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरने की क्षमता है। औद्योगिक अनुमानों के अनुसार जहां 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $38 अरब का था, वो 2024-25 में बढ़कर $50 अरब का हो गया और 2030 तक इसके 100 से लेकर 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। खबर उत्तर प्रदेश से एक हादसे की खबर, जहां गोंडा से एक बड़े हादसे की खबर है, जहां मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रहा यात्री वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वाहन में कुल 15 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी घोषणा की है। और यूपी के गोंडा में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई वाहन दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वाहन दुर्घटना पर हुई जनहानि पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शोक जताया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा में लिखा, उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक वाहन दुर्घटना से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहन संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय दुख में संबल प्रदान करें। और यूपी के गोंडा में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए हादसे में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं।
इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH 5 लाख का लोन बिना पेपर वर्क, कोड स्कैन करे। भाई को लोन मिलेगा, मेरा भाई बिजनेस करेगा बिना पेपर वर्क। आपको इजी लोन स्कैम का मास्टरमाइंड। बैंक के चक्कर में तुम्हें पढ़ना नहीं, सिविल तुम्हें पता नहीं, इसलिए इजी लोन का लालच दूंगा और फिर डॉक्यूमेंटेशन फीस के नाम पर तुमसे हड़प लूंगा पूरे 50,000। और मेरा लोन के लिए तो अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं, अर्जी लगाएं और हमें भूल जाएं। भाई मेरे, स्कैमर बता के नहीं आता, पर इजी लोन का प्रॉमिस करके सब कुछ लूट के ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। टीम 11 में प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा के लिए नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जालौन के लिए स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार, औरैया के लिए स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर के लिए रामकेश निषाद, आगरा के लिए जयवीर सिंह, वाराणसी के लिए सुरेश खन्ना, कानपुर देहात के लिए संजय निषाद, बलिया के लिए दयाशंकर मिश्रा दयालु, इटावा के लिए धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर के लिए अजीत पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जालौन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, साथ ही इलाके के बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। और सर्वे के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार राहत बचाव में लगे हुए हैं, तो वहीं लोगों के स्वास्थ्य सहायता के लिए चिकित्सकों को भी तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के पानी वर्षा ज्यादा होने के कारण ये भरा हो गया है। इधर 1-2 दिन में पानी नीचे खाली हो जाएगा और उतरना लगेगा। अब आगे जाकर प्रयागराज है, उधर थोड़ा पानी अब बढ़ेगा बलिया। जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग, और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है।
और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां वहां पर भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 383 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश से बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी बाधित हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए के अनुसार मानसून शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में 173 लोगों की मौत हो चुकी है। कई स्थानों पर भूस्खलन, पुल टूटने और नदी नालों के तेज बहाव के खतरनाक दृश्य भी सामने आ रहे हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद हालात काबू में नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वक्त आ गया है एक और ब्रेक का। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। 0 इन्वेस्टमेंट। 0 इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर उत्तराखंड से, जहां रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच देर रात हुई बारिश के कारण मलबा और पत्थर मार्ग पर आ गए थे, जिससे कुछ समय के लिए यात्रा प्रभावित हो गई। हालांकि संबंधित कार्यदायी संस्था ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मलबा हटा दिया और श्रद्धालुओं को राहत प्रदान की। अभी सुरक्षा बलों की मदद से श्रद्धालुओं को क्षतिग्रस्त मार्ग पार कराया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें और इस दौरान सतर्कता भी बरतें। अगली खबर, स्वतंत्रता दिवस के लिए भारतीय जनता पार्टी भव्य समारोह की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने दी और बताया कि 15 अगस्त को पूरे भारत में तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि अंतरिक्ष से भी नजर डाली जाए तो पूरा भारत तिरंगामय दिखे। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। उसी कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए पार्टी को काम करना है। तिरंगा हमारी आन है, मान है, शान है और इस तिरंगा को प्राथमिकता देना हम सब के लिए अपनी जान से भी बढ़कर है। 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष के हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि अंतरिक्ष से भी जब नज़र डाली जाए तो नीचे सिर्फ तिरंगामयी वातावरण जो है वो बने। अब बात बिहार के शहर मुजफ्फरपुर की पहचान की। लीची और लैठी के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर अब बैग निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग क्लस्टर में बियाडा और निजी क्षेत्र के कंपनियों के द्वारा प्रतिमाह 10 लाख से भी अधिक बैग का उत्पादन किया जा रहा है। इन बैग क्लस्टरों में बड़ी संख्या में कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला है। बिहार में एक प्रचलित शब्द था पलायन, लेकिन इस शब्द पर राज्य में रिवर्स पलायन शब्द हावी होता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के एक ऐसे ही बैग क्लस्टर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने।
वर्षों से बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन हम आपको पूरी सीरीज दिखला रहे हैं। हमने आपको अपने डीडी न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे उद्योगों के बारे में आपको बताया, चाहे वो बिस्किट उद्योग हो, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, चाहे वो पेप्सी का जो कारखाना खुला है, बॉटलिंग प्लांट खुला है। और उसी श्रेणी में, इसी कड़ी में हम आए हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे हाई स्पीड कंपनी जो है कमर्शियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बैग क्लस्टर है। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में स्कूल बैग, जो बैग्स होते हैं, वो उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और भारी संख्या में लोग जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो जो बाहर काम करते थे, दिल्ली काम करते थे, बॉम्बे काम करते थे या अन्य जगहों पे काम करते थे, आज वो रिवर्स माइग्रेशन जबरदस्त हुआ है। और हम इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण मुरारी जी। कृष्ण मुरारी जी, पहले बताइए कि ये कंपनी क्या बनाती है और आपका प्रोडक्शन कितना है और कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? हम लोग इस लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग और हार्ड लगेज, ट्रैवल लगेज, ये सभी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। और आज के दिन पे हम 10 लाख पीस महीने का बना रहे हैं बिहार में, जो कि हम पहले बॉम्बे बनाते थे। अब हमने ये पूरा प्रोडक्शन बिहार शिफ्ट किया और हम बिहार में बना रहे हैं। तो मतलब बॉम्बे में आपका क्लस्टर था, लेकिन बॉम्बे से खुद आप ही शिफ्ट हो गए? हाँ, हम लोग ही आ गए यहाँ। बॉम्बे आपने छोड़ दिया? मुंबई छोड़ दिया, हम मुंबई से ही है। और यहाँ के हमने आज से 2022 जून में चालू किया था ये, आज 3 साल हो गए हैं। 150 मशीन से हमने चालू की थी और आज हमारी बिहार में 3500 मशीन चल रही है और दिसंबर तक 1500 मशीन और बढ़ जाएगी, तो 5000 मशीन हो जाएगी। तो आपने देखा, इंटरेस्टिंग चीज सुना कि मजदूर तो माइग्रेशन, वो रिवर्स माइग्रेशन कर ही रहे हैं, कंपनी के मालिक भी बिहार से बाहर हैं, वो भी रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि जो आपने रीमाइग्रेशन आपने किया, इसके अलावा जो मजदूर आपके यहाँ हैं, जो कहा जाता है कि बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में आपके यहाँ कार्यरत है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली, सभी जगह से लोग आए हैं और लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें अपने घर में काम मिल रहा है और अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है जो धब्बा लगा हुआ था माइग्रेशन का, वो धब्बा कुछ कम होते जा रहा है बिहार में? बहुत कम हो रहा है और अगले 6 महीने में आपको बहुत चेंज दिखेगा। अगले 6 महीने में काफ़ी चेंज दिखेगी, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण मुरारी जी का। और हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस जो फैक्ट्री है, जो मिनी फैक्ट्री है, उसमें कार्यरत है। यहाँ है तो बहुत बढ़िया काम करके सही है। आमदनी क्या है यहाँ पर? आमदनी भी बढ़िया है, आमदनी भी 21,000 रुपया महीना आ जाता है, 4 या 5 महीना में आ जाता है पैसा अकाउंट पे। PF सब करता है, काम भी बढ़िया है। पहले पैसा कौड़ी का बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी जब काम करने लगे हैं तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, अच्छा खासा अपने से कमा लेते हैं। सैलरी मिल रहा है 7-8 हज़ार मिल जाता है अभी, क्योंकि हम नया नया ज्वाइनिंग होवे किए हैं। अच्छा ढंग से पैसा मिल रहा है, पति से पैसा मांगना नहीं पड़ता है, अच्छा ढंग से हो रहा है। 2-3 साल से काम कर रहे हैं। पहले रहते थे घर पर बैठल, कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, पैसा वैसा के दिक्कत हो रहा था, बच्चा से के पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग घर से निकले बाहर तो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद अपना काम हम करते हैं तो बच्चा के भी पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, कुछ भी अपना भी घर को कुछ खर्चा बर्चा चल रहा है। तो आपने देखा कि इस बैग क्लस्टर में, जहां पर बैग का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये कंपनी पूरे बिहार में लगभग आप कहें तो 10 से लेकर 12,000 प्रत्यक्ष रोजगार दे रही है। इसके अलावा 20 से लेकर 25,000 अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दे रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति का ये नया दौर है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।